कमेटी की ओर से आपके 24वें प्रतिनिधि सम्मेलन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सम्मेलन कामयाब होगा। और आज जो देश प्रदेश के सामने और आज जो चैलेंजेस हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने है उस पर हम गहन अध्ययन करते हुए आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर आंदोलन की और संगठन की रणनीति हम तैयार करेंगे। जैसे पहले 3 वक्ता यहाँ बोले हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस समय के हालात के ऊपर आपके बीच में जिक्र किया। मैं उम्र में उनसे काफी छोटा हूं और मेरा अनुभव भी उस ढंग से शिक्षक और कर्मचारी आंदोलन का नहीं है। और हमारे जो नेता मुझसे पहले बोल के गए उन्होंने जिक्र किया अपनी बातचीत में, मौजूदा दौर कोई साधारण दौर नहीं है। यह बहुत ही संकट का समय है, बहुत ही चुनौती का समय है, लेकिन इसके साथ ही यह बहुत संभावनाओं का भी समय है। चुनौती और संकट जितना गहरा होता है उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी उसके अंदर छुपी हुई होती हैं। हम सब जानते हैं पिछले 5 साल से जो हमारे देश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर जितने बड़े, जितने व्यापक आंदोलन हुए पिछले 15-20 साल में उतने बड़े आंदोलन नहीं हुए। और किसान सभा के अध्यक्ष अभी बोल रहे थे, हमें इस बात पे गर्व करना चाहिए कि बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐतिहासिक आंदोलन इस देश के किसानों ने लड़ा, न केवल किसी मांग को हासिल करने के लिए बल्कि इस देश की जो खेती है, किसानी है, जो रोजगार है, जो खाद्य सुरक्षा है, उसको बचाने के लिए एक ऐसे तानाशाही शासन के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़के उन कानूनों को वापस करवाया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। तो संकट जितना गहरा है, चुनौती जितनी गंभीर है, उसके अंदर से संभावनाएं भी उतनी ही ज्यादा मजबूत है। और ये कोई साधारण परिस्थिति हमारे देश के अंदर, आप सब जो है बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, शिक्षक हैं, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानवान लोग आप बैठे हुए हैं। बदकिस्मती इस देश की ये है कि इस देश की शासन व्यवस्था पर वो विचार आज के दिन सत्ता में बैठा हुआ है, वो शपथ उस संविधान की लेकर सत्ता में बैठा है जिस संविधान के अंदर उसका विश्वास नहीं है। आजादी का आंदोलन जो लड़ा गया, उस आजादी के आंदोलन के अंदर हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान जो है कोई 10-5 लोगों ने, कोई शिक्षकों ने, कोई ज्ञानवान लोगों ने नहीं लिखा। यह संविधान जो है हमारे देश की जो सालों साल की, हजारों साल की जो विरासत है, उसके अंदर जो बेहतर था, उसके अंदर जो खराबियां थी, उन सब का जो मंथन था। और सबसे बड़ी बात थी, हिंदुस्तान ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद विरोध, उसके खिलाफ विकसित हुआ हमारे देश का आजादी का आंदोलन। उसकी मूल्य मान्यताएं वो सारी संविधान के अंदर दर्ज हुई। हमने पढ़ा, जो देखा, आज जो रात में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका इस देश की आजादी के लिए कोई रत्ती भर भी योगदान नहीं है, और जिन्होंने इस देश का जो संविधान बन रहा था, संविधान सभा का जब गठन हुआ, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी
और कितने लोग थे जनसंघ के रूप में जिन्होंने कहा कि हमारे देश को संविधान की जरूरत नहीं है, हमारे देश में पहले से संविधान मौजूद है और वो संविधान है मनुस्मृति के रूप में, जिसमें सबके राज के नियम कायदे कानून है। तो आप आज बदकिस्मती में इसलिए कह रहा हूं कि आज वो सत्ता पर वो लोग विराजमान हैं जो उस संविधान को बढ़ाने के लिए ही तैयार हैं। ये ऐसी स्थिति है, बात बहुत बड़ी करेंगे, संसद में जाएंगे तो वहां पर जो मत्था टेकेंगे सभी को संविधान देंगे, लेकिन उसके संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर वो अमल नहीं करेंगे, उसको एक एक करके वो खत्म करते जाएंगे। ये कोई साधारण 10 साल की तीसरी बार भी जो है सत्ता में जो हाथ पार्टी बैठी है केंद्र के अंदर, पहले भी जो शासक वर्ग की जो पार्टी रही है राज्य में, लेकिन एक फर्क हमें जरूर करने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में सीएन भारती जी, मास्टर बलबीर जी ने रखा, और एक टाइम तो ये था जब देश को आजादी मिली, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को ढूंढो, उनके लिए स्कूल बनाओ, उनको खींच के लेके आओ, ITI खोलो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलो, मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलो, IIM खोलो। एक तरफ ये दिशा थी, और आज दिशा क्या है? आज दिशा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे को तबाह करो, क्योंकि ये तबाह नहीं हुआ तो वो जो विचार जो आज राज में बैठा है, वो विचार जो है अपना वर्चस्व कायम नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। पूरा का पूरा जो बदला जा रहा सिस्टम को, ये केवल एक तो मान की बात नहीं है, एक तो हिस्सों की बात भी नहीं है। आप देखोगे जिस BSNL के सिम के लिए 2003-04 में लाइनें लगती थी BSNL के दफ्तर के सामने, आज वो चलता नहीं। ऐसा क्या हो गया? हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर वो प्राइवेट कंपनी के फोन लॉन्चिंग के टाइम पर उसके कार्यक्रम में जाएगा, बड़ी बड़ी ऐड देगा, कौन बचाएगा BSNL को? BSNL के टावरों पे, BSNL के स्ट्रक्चर पे, ढांचे पे आज जियो खड़ा है, आज एयरटेल खड़ा है। ये जो शिक्षा व्यवस्था जो बुनियाद है किसी भी समाज के निर्माण की, उसके विकास की, उसकी प्रगति की, हमारे देश का डंका बजता, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे संस्थान दिए। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर शिक्षा संस्थानों का अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा जो सरकारी संस्थान में टॉप पर है वो IIM हो, IIT हो, एम्स हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, ऐसे संस्थान खड़े किए। आज हालत क्या है? 5000 स्कूल बंद कर दिए गए। ये क्यों हो रहा है? क्यों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए हैं। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बच्चों को अंदर लेके आओ, वो पढ़े, वो आगे बढ़े। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बच्चों को शिक्षा से बेदखल करो, उनको आगे पढ़ने से उनका अवसर रोको, वो आगे ना बढ़ पाए। इसलिए 3 सिस्टम लेके आओ, बस्ते को छोड़ दो, आप उनको सिखाओ कैसे पेंसिल बनाया जाता है, कैसे ईंटों से चिनाई होती है, कैसे रेडियो ठीक होता है, कैसे ठीक होता है। यही है एजुकेशन सिस्टम, यही है मेरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो पाठ्यक्रम बदला जा रहा है स्कूली सिस्टम के अंदर, और क्या है? आप आगे ना बढ़ पाए। अभी पिछले दिनों की रिपोर्ट है, आप सब साथियों ने पढ़ा होगा, हरियाणा के अंदर अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है, कॉलेज के जो पढ़ाई में जो सीट है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, करीबन 1 लाख सीटें खाली पड़ी है, कोई दाखिले वाला नहीं वहां। 1 लाख सीट 3-4 दिन पहले की खबर है। ऐसा क्या हो गया? हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में जब हम गए, हम आंदोलन करते थे इस बात के लिए
बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे कॉलेज में, अच्छे अच्छे जिनके नंबर आते थे उनके एडमिशन नहीं होते थे, लड़ाई लड़के सीट बंटवाते थे कॉलेज की। आज क्या है, आज वो सीट खाली है। क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए ऐसा हो रहा है? पूरा का पूरा ये इतना भर नहीं है कि सरकार को या उसकी नीति है कि आपको जो पढ़ाई पे खर्च कम करना है, खर्च लगाना है, मस्त ना लगाने पड़े, केवल इतना बड़ा मामला नहीं है। और इससे आगे मामला है, इससे आगे मामला ये है कि जो विचार आज राज में सत्ता में है वो समझता है ज्ञान अगर आएगा वो ज्ञान जो है उनके लिए संकट पैदा करेगा, इसलिए ज्ञान से वंचित करो। और इसलिए जब इस देश के 80 करोड़ जो लोग हैं, ये खुद सरकार कह रही है कि वो राशन दिया जा रहा है। 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, बड़ा हिस्सा उस पर जिंदा है। भूखमरी के आंकड़ों में दुनिया में हमारा देश 114वें नंबर पे 136 देशों में। उस समय पर जो है ये स्कूलों को बंद करने की रणनीति, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि बहुमत तबके को आप पढ़ाई से वंचित करो। वो लोग जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, और मैं CIT मजदूर संगठन में काम करता हूं, इसलिए मैं समझता हूं, हम ये मानते हैं, समझते हैं अगर सार्वजनिक क्षेत्र का ढांचा तबाह होगा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था अगर बंद होगी, तो सबसे पहले वो जो लोग हैं जो अपने बेटा बेटी को अब तक पढ़ा लेते थे, सबसे पहले वो वहां से दूर होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है, हम जो शिक्षक हैं हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। हमें याद है, मैं जब 5वीं क्लास में था, प्राइमरी स्कूल के अंदर हमारे टीचर हमें शाम को पढ़ाते थे। हमारे जो है बिल्डिंग बनती थी, हमारे टीचर महीनों महीनों जो है बिल्डिंग बनवाने के लिए रहते थे। और ये इस बात ने भी देखा होगा अपने दौर में, खासकर जो मैं उससे पहले किसी बात की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 35-40 साल से लेकर 50 साल तक के लोग अब बैठे टीचर, उनका सबका अनुभव ऐसा होगा। एक बहुत ज्यादा वो कम्युनिटी के साथ लेके आगे बढ़ते थे। मैं समझता हूँ आज के दिन ऐसे न केवल टीचर्स के अंदर बल्कि आम जनता के साथ एक जुड़ाव लेके परियोजना कर्मी और तमाम तरह के जो कर्मचारी आंदोलन को साथ लेके शिक्षा बचेगी, ज्ञान बचेगा, तो भी विरोध तो पहुंची नहीं होगी शिक्षा तो कैसे हम जान पाएंगे? वरना तो ठीक है, जो हालात बनी हुई है, रोजगार की स्थिति हमारे सामने ही है, वायदे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अभी इलेक्शन के अंदर भी बड़ा चर्चा चल रहा, खर्ची पर्ची नहीं है, और इतना ज्यादा ढक दिया गया है कि बहुत नौकरियां दे दी। हरियाणा सरकार के बातों में 2 लाख खाली पद पड़े हैं, पोस्ट खत्म की जा रही है। कितनी भर्ती हुई? बोला 25,000 हुई नहीं हुई, उनमें से जो है जो डी ग्रुप वाले 80 में कन्वर्ट हो गए। एक्चुअल तो 8-10 हजार 12,000। आप उससे बात नहीं करोगे, आप कच्ची नौकरियों पे बात नहीं करोगे, जो कच्ची नौकरियों को पक्के करने की बात नहीं करोगे। ऐसा धूमिल कर दिया गया है पूरा का पूरा सिस्टम। आजादी के बाद जब से आंकड़े आने शुरू हुए बेरोजगारी के, हमारा देश आज बेरोजगारी के मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। और ये ऐसी हालात है, मास्टर जी भी जिक्र कर रहे थे, माँ बाप जो है अपनी जमीन बेच के कर्जे ले लेके अपने बेटा बेटी को जो है विदेश भेज रहे हैं, वैध अवैध तरीके से।